नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में निर्धनता एवं बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल बंजर भूमि, ऊर्जा संसाधन और परिवहन, सड़क, वायु, रेल। इस तरीके से ये 4 टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं निर्धनता और बेरोजगारी से। किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है पोषणिक आवश्यकताओं के अनुसार। तो इसके अनुसार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है, इससे अगर नीचे का स्तर अगर प्राप्त होता है तो उसको निर्धन रेखा मतलब गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं उसको। नेक्स्ट है सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्ति निर्धन आके गए? तो ये 1.51 करोड़ के लगभग निर्धन व्यक्ति है राजस्थान के अंदर। और इसमें से शहरी है 39.5 और ग्रामीण है 112 मतलब 1 करोड़ 12 लाख लोग। अगला है सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? तो सही कौन सा है? तो राज्य में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 9.2% घटा है। ठीक है, 2009-10 से 2011-12 में जब आएंगे तब सही है ये। राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 और 2011-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं, ये भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% और भारत में 21.9% आंका गया, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, 2, 3 और 4 सही है। तो राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात जो है वो घटा है 10.3% से। अगला है तेंदुलकर अनुमान 2009 के अनुसार 2004-5 में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है? तो भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है? तो ये है 37.2%। तो तेंदुलकर अनुमान 2009 के अनुसार 2004-5 में भारतीय जनसंख्या का लगभग है 37.2%। तो इसमें ग्रामीण का है 41.8 और शहरी का है 25.7। ये गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है। तथा 2011-12 में घटकर 21.9% ग्रामीण, इसमें ग्रामीण है 25.7% और शहरी है 13.7%। नेक्स्ट है योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमानों को वर्ष 2011-12 के लिए अद्यतन किया है। ठीक है, इन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011-12 के लिए जो अद्यतन किया है तो इसके अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, राजस्थान की बात हो रही है, तो ये प्रतिशत है 15%। ठीक है, तो राजस्थान में है 14.71% निर्धनता। और इनकी संख्या की बात करें तो 102.92 लाख। और भारत की बात करें तो भारत में निर्धनता का प्रतिशत है 21.92 और लोगों की संख्या की बात करें तो वो है 2697.83। निम्न में से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है JK मेहता, ये गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है, बाकी सभी है। VS दांडेकर, DT लकड़ावाला और BS मिन्हास, ये सारे हैं। तो भारत में सर्वप्रथम 1956-57 में गरीबी का अध्ययन किया था श्री BS मिन्हास ने। तो BS मिन्हास जी ने किया था सबसे पहले 1956-57 में। गरीबी के मापन के लिए गठित कार्यदल अशोक मेहता, इनका गठन हुआ था 1962 में। डॉक्टर YK अलम समिति, इसका गठन हुआ था 1977 में और रिपोर्ट आई थी इसकी 1979 में। DT लकड़ावाला टास्क समूह, इसका गठन हुआ था 1989 में और रिपोर्ट आई थी 1993 में। BM दांडेकर 1993 में इनकी रिपोर्ट आई। सुरेश D तेंदुलकर समिति, गठन हुआ 2005 में और रिपोर्ट आई 2009 में। डॉक्टर सी रंगराजन समिति, इसका गठन हुआ 2012 में और रिपोर्ट आई 2014 के अंदर। निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति है जो गरीबी से संबंधित नहीं है? तो इसमें 4 नंबर की है डॉक्टर R स्वामीनाथन समिति। बाकी रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति और तेंदुलकर समिति, ये किससे संबंधित है? गरीबी से। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो ये रही है, कौन सी समिति रही है भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित?
तो सुरेश तेंदुलकर समिति भी रही है, लकड़ावाला भी रही है, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए। लकड़ावाला फॉर्मूला किससे संबंधित है? तो ये गरीबी रेखा से संबंधित है लकड़ावाला फॉर्मूला। राजस्थान में रोजगार सृजन के लिए पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में? तो ये दिया है कौशल विकास पर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं? ठीक है, तो 3 करोड़ श्रम शक्ति मतलब लेबर फोर्स के अंदर जो बेरोजगार व्यक्ति आके गए हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 33 लाख। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये क्रियान्वित है, तो ये किसमें क्रियान्वित है? ये है जनजाति, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ये। ठीक है, नेक्स्ट है पीडीएस को। पीडीएस की बात कर लेते हैं। तो पीडीएस को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के साथ साथ दूर दराज के पहाड़ी, रिमोट और पहुंचने योग्य क्षेत्रों में अपनी पहुंच में सुधार लाने के लिए जून 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस लॉन्च की गई थी और इसमें 1775 ब्लॉक शामिल थे, जिसे सूखे प्रोन एरिया प्रोग्राम मतलब डीपीएपी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं आईटीडीपी, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम डीडीपी और कुछ नामित जिले क्षेत्रों डीएचए जैसे विशिष्ट फोकस के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से पहचाने गए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम पीडीएस आधारभूत संरचना में सुधार के संबंध में। ठीक है, तो यह है पीडीएस। अगला है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही है? तो कौन से कथन सत्य है? तो 1 और 2 इसमें सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार है और शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो है 0.9% पुरुष बेरोजगार और शहरी क्षेत्रों में है 3.2% पुरुष बेरोजगार। नेक्स्ट है तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में राजस्थान में गरीबी से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो गरीब तो 2011-12 में था 14.7%, ग्रामीण का है 16.1% और शहरी का है 9.2%। तो ये गरीबी से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? 14.7% और इसमें ग्रामीण का है 16.1% और शहरी का है 9.2%। अगला टॉपिक है सूखा, अकाल, बंजर भूमि। तो राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो कौन सा वर्ष था जिसमें सूखा प्रभावित जिले सबसे ज़्यादा थे? तो ये थे 2002-2003 में। ठीक है, सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो देखिए 2003 का आंकड़ा, 2-3 का आंकड़ा, तो प्रभावित जिलों की संख्या है सबसे ज़्यादा 32। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है बस। और सबसे कम की बात करें तो ये है 2003-04 के अंदर 3 जिले। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो 2020-21 के अंदर जो प्रभावित हुए वो कितने हुए? 6। तो ऑप्शन नंबर 6 मतलब 4। वर्ष 2002-2003 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? तो ये जिले थे 32 जिले। ठीक है, 2002-03 के अंदर कितने जिले थे? 32 और ये संख्या सबसे ज़्यादा 2002-03 में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है 2003-04 में। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई? किस वर्ष के अकाल में जनसंख्या प्रभावित हुई थी? तो 2009-10 के अकाल में सबसे अधिक जो है जनसंख्या प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट है वर्ष 2016-17 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? तो कितने जिले थे जो अकाल से प्रभावित थे? तो ये थे 13 जिले 2016-17 के अंदर। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया के काल से जाना जाता है, कब घटित हुआ था? तो छप्पनिया अकाल पड़ा था 1956 में। ठीक है, तो ये 1956 में और सन 1889 विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1956 और सन की बात करें तो 1889 में
99 में, सॉरी। पंचकाल का अकाल पड़ा था 1812-13 में। चालीसा काल पड़ा था वर्ष 1783 ईस्वी में। सहसा बधुआ काल पड़ा था विक्रम संवत 1899 से 1900 के बीच में। और मैक्रोडाउट अकाल पड़ा था वर्ष 2002-3 में, और इसे कहते हैं वृहत अकाल। और त्रिकाल पड़ा था 87-88 और 2002-3 में, ठीक है। अगला है विक्रम संवत 1956 के अकाल यानी छप्पनी अकाल के मुख्य लक्षण क्या थे? तो सारे थे ये। पीने के पानी की अनुपलब्धता हो गई थी, पशुओं के चारे की भी अनुपलब्धता हो गई थी, और मनुष्य के भोजन सामग्री की भी अनुपलब्धता हो गई थी। तो सारे ऑप्शन हैं। त्रिकाल क्या है? तो त्रिकाल है चारा, भोजन और जल की कमी, ठीक है। तो ये अकाल का ही नाम है, त्रिकाल, ठीक है। और ये अकाल पड़ा था 1987-88 और 2002-3 के अंदर। तो अन्न अकाल होता है जिसमें कृषि उपज का नहीं होना, इसको बोलते हैं अन्न अकाल। अगर मान लो कहीं पे कृषि उपज ही पैदा नहीं हुई तो उसको बोलेंगे अन्न अकाल। जलाकाल बोलते हैं जल का अभाव। तृणाकाल बोलते हैं घास और चारे का अभाव। और त्रिकाल बोलते हैं तीनों का, अन्न, जल और चारे का अभाव, मतलब 3 चीजों का अभाव। अगला है मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मरु विकास बोर्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1966 के अंदर हुई थी। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो बहुत ज़्यादा सूखा और अकाल पड़ने का कारण है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है इसका प्रमुख कारण, ठीक है। तो अकाल एवं सूखा की निरंतरता के लिए प्रमुख उत्तरदायी प्राकृतिक कारणों में जलवायु की विषमता, वर्षा की न्यूनता, अनियमितता और अनिश्चितता तथा भौगोलिक बनावट। 61% भाग में मरुस्थल मुख्य घटक है। ऊपर से तापमान की अधिकता और वनस्पति की कमी के कारण इस क्षेत्र में अकाल एवं सूखा मेजबान जो है उसकी तरह रहने लगा है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध किससे है? मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका है मरुस्थल के विस्तार से। तो ये है मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया। कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो ये करता है UNCCD, ठीक है। UNCCD करता है मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कंजर्वेशन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 3 रियो समझौतों में से एक है। वह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो डेट ध्यान रख लीजिए, 17 जून इस दिन मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। राजस्थान में 2005-06 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई। यह निम्न जिलों के रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार से संबंधित थी। तो मगरा क्षेत्रीय विकास योजना, ठीक है, ये कौन से जिलों से संबंधित थी? तो ये थी अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद। याद रखिए, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ये हुआ था 2005-06 में प्रारंभ। और कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों में? तो राज्य के 5 जिलों के नाम याद रखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद, ठीक है। तो ये जो है 100% राज्य के द्वारा वित्त पोषित योजना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005-06 के अंदर स्टार्ट किया हुआ था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो ये प्रारंभ कब किया गया था? 1974-75 की सन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। 1974-75 में शुरू हुआ। और इस कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य की वित्तीय भागीदारी थी कितनी? 50-50%। यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों, ठीक है, कौन कौन से जिलों में? करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, बारा और अजमेर, ठीक है। तो ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तो 5 जिलों में है। और ये सूखा संभावित क्षेत्र ये कार्यक्रम ये ध्यान रखना है 11 जिलों में है। वो पूर्ण तरीके से 100% राज्य की स्कीम थी। और ये है 50-50 सेंटर की भी है, और इसमें 50% पार्ट है राजस्थान का।
और ये है 11 जिलों के अंदर। 11 जिलों के नाम भी याद रख सकते हो आप: करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक, बारा और अजमेर। इसके 32 खंडों में ये चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम जो है वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो ये 11 जिलों में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम ये हुआ 1977-78 के अंदर। ध्यान रखना, सूखा विकास कार्यक्रम, ये सूखा संभाव्य कार्यक्रम हुआ था 1974 74-75 में, और ये स्टार्ट हुआ मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के अंदर। तो ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थल के विस्तार को रोकना, और यह कार्यक्रम वर्तमान में ये भी समाप्त कर दिया गया है। अगला है, मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात कितना था? तो मरु विकास कार्यक्रम में ये योगदान था 75-25 का। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1999 से ये कार्यक्रम केंद्र और राज्य, केंद्र का इसमें पार्ट है 75% और राज्य का है 25, इसके अनुपात में चलाया जा रहा था। राज्य के 16 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। इसके 85 खंडों में ये चल रहा था। ठीक है, और कब से चल रहा था? यह 1 अप्रैल 1999 से बात हो रही है मरु विकास कार्यक्रम की, और इसमें दोनों का जो पार्ट है वो है 75-25, और ये कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया था? CADP प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो ये भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो विश्व बैंक और भारत सरकार की देखरेख में 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संभाव्य सिंचाई सुविधा एवं उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करना है। माही व चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के प्रमुख कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। तो ये है माही और चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है राज्य के प्रमुख कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला है, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना जो CDP है, इसको किस वर्ष चालू किया गया? तो इसको 2001 के अंदर चालू किया गया था CDP को। तो राजस्थान में मरु प्रसार को रोकने के लिए कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना को दिसंबर 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी और इसको 2001 में चालू किया गया। अगला है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध है कौन कौन से जिलों से? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिलों से संबंधित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का। तो ये हुआ था 1993-94 में केंद्र की 100% सहायता से। ठीक है, और इस कार्यक्रम में आधारभूत संरचना जैसे सड़क का निर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल आदि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और वर्तमान में यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले, ठीक है, कितने जिले आ गए इसमें? 4 जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले, इसमें चलाया जा रहा है। सूखे का प्रकार, जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है तो कौन सा सूखा कहलाता है? वो होता है मौसमी सूखा। ठीक है, तो अगर दीर्घकालिक औसत 75% से कम होती है तो उसको बोलते हैं मौसमी सूखा। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है? तो यह है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो कौन कौन से जिलों से संबंधित है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से। तो कंदरा या डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा 1987-88 में राज्य के 8 जिले कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसके 332 ग्राम पंचायतों में भीड़ों के विस्तार को रोकने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके लिए डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का गठन भी किया गया है जो इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो ये है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर,
ये जिले हैं जो मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो सूखे की बारंबारता है मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो कारण नहीं है कौन सा? जैविक कृषि कारण नहीं है, बाकी सभी कारण है। अतिचारण है और जनसंख्या आधिक्य है और अति जुताई, ये कारण है किसके? मरुस्थलीकरण के। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो यह है अनियंत्रित पशुचारण। अगला है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो मरुस्थलीकरण का मूल कारण राजस्थान के अंदर क्या है? वर्षा की न्यूनता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो सबसे प्रभावी प्रक्रिया किसकी? मरुस्थलीकरण की कौन सी है? तो यह है पवन अपर्दन। तो मरुस्थल की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है पवन अपर्दन। तो हवा के द्वारा जो मिट्टी का अपर्दन हो जाता है, इसके कारण होता है मरुस्थलीकरण सबसे ज़्यादा। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का? तो इसमें चौथा जो ऑप्शन दे रखा है ये नहीं है मरुस्थलीकरण का कारण। अम्लीय भूमि का प्रयोग करना या अतिवृष्टि, ठीक है, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है शहरीकरण। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई या मृदा अपरदन। तो इसमें 1, 2 और 4 ये उत्तरदायी है किसके लिए? मरुस्थलीकरण के लिए। अगला है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण और मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ हुआ था और प्रसारित होती है, ठीक है। तो ये मरुस्थलीकरण प्रक्रिया है जो किस किस के कारण प्रसारित होती है? अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ होती है और प्रसारित होती है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रक्रम राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है? तो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है वायु का अपरदन। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण कौन सा नहीं है? कारक कौन सा नहीं है मानव जनित? तो अल्प वर्षा मानव जनित कारण नहीं है, बाकी सारे मानव जनित है। अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन और नगरीकरण, ये सब मानव जनित कारक है। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है बालू का स्तूपों का स्तरीकरण, ये कारण नहीं है, बाकी सारे कारण हैं। वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, अतिचारण और भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, तो ये तीनों ही कारण हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये है 2 जिलों में विस्तृत। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो मेवात प्रादेशिक विकास योजना, ठीक है, मेवात रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये योजना 1987 में अलवर जिले की 8 मतलब लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर, किशनगढ़ बास, कोट कासिम, कटुमर और उमरेन और भरतपुर जिले की 3 कौन कौन सी है? ये नगर, डीग और कामा, ठीक है, 3 है भरतपुर की। नगर, डीग और कामा पंचायत समितियों में मेव जाति के लोगों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना है? ये मेवात प्रादेशिक विकास योजना, और 1987 में ये प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो अलवर जिले की 8 तहसीलें, भरतपुर जिले की कितनी? 3 तहसीलों में ये स्टार्ट की गई थी, और ये कार्यक्रम 100% राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन हमने पहले कर लिया है, ठीक है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन जिलों को शामिल किया गया है? तो 2 जिले हैं इसमें, अलवर और भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है।
और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में। अगला है, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? डेजर्ट के ब्लॉक्स की संख्या बतानी है, राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में है कितने? 85 डेजर्ट ब्लॉक्स। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका, 85 डेजर्ट ब्लॉक। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किससे है? तो राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन कौन सी समस्याओं से जुड़े हुए हैं? तो ये बंजर भूमि के उचित उपयोग से जुड़े हुए हैं। तो राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड एवं राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन बंजर भूमि के उचित उपयोग संबंधी समस्याओं का निदान करता है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन क्या क्या है देखिए। राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। कितनी बंजर भूमि? लगभग 19%। ये है किसके अनुसार? 2013-14 के अंदर। और राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। तो कितनी? 18% की कमी आई है 30 वर्षों में। तो उत्तर नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। 1989-90 में राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना केंद्र के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये 1989-90 के अंदर, तो ये है राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना। ये किसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है? केंद्र के द्वारा, जो 1992-93 से वर्तमान में 10 जिलों में व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस शहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया जा रहा है? तो मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए ये इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इसके निकट किया जा रहा है हरित पट्टिका का विकास। अगला है, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षरत संबंधित नहीं है? तो कौन से विकास कार्यक्रम है जो राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था की सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर राजस्थान आजीविका मिशन नहीं है, मेवात डांग एवं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये भी नहीं है, और इसके अलावा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये तीनों नहीं है किससे संबंधित? जनजाति, राजस्थान में जो जनजाति की अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ये। तो राजस्थान में बेरोजगारी के निवारण के लिए राजस्थान आजीविका मिशन है, RMOL। ठीक है, राजस्थान ये है बेरोजगारी के निवारण के लिए। और ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, प्रारंभ की गई। मेवात डांग एवं मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। राजस्थान में ये तीनों क्या है? क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। राजस्थान में आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 लागू किया 1 अगस्त 2007 से। ठीक है, तो कब से स्टार्ट किया गया था? ये 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंध अधिनियम। तो राज्य में अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, कौन से विभाग की? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की। 31 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल दिया गया क्या? आपदा प्रबंधन व सहायता विभाग। ठीक है, ये कर दिया गया। और राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 को लागू कर दिया गया है। कब से? 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया है। अगला है, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? तो सूखे से निपटने के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है उसका नाम है आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, किसके द्वारा होता है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम? तो ये होता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा क्रियान्वित। याद रखिए, ये है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और इसको क्रियान्वित करता है ग्रामीण
विकास व पंचायती राज विभाग। अगला है संशोधित या परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो संशोधित और परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये हुआ था 1978-79 के 79 में से, ठीक है। 1978-79 में स्टार्ट हुआ था परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो संशोधित क्षेत्र विकास उपागमन इसकी बात करें तो ये है, इसका फुल फॉर्म है माडा, मोदी फील्ड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, माडा। 1978-79 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 जिले आते हैं। सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, पाली व अलवर आते हैं। इसके कितने आते हैं? 36,036 गाँवों की जनजाति शैक्षणिक विकास, हथकरघा, दरी बुनाई, लकड़ी के काम और लघु सिंचाई कार्यक्रम से ये लाभान्वित हो रहे हैं सारे। राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? तो भूकंप भी आता है, बाढ़ भी आता है, सुनामी, सूखा भी पड़ता है और सुनामी नहीं आती है राजस्थान के अंदर। तो चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखा प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ है? पताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पताश्रय नष्ट हो जाते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे जो है उठ सकती है, जिसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। कितने मीटर तक की हाइट होती है इनकी? 15 मीटर तक की। शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1977-78 के अंदर, ठीक है। शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वानिकी, कुटीर उद्योग, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में ये कार्यक्रम 12 जिले के कौन कौन से शाहबाद और किशनगंज जो पंचायत समितियाँ हैं जहाँ पर शहरिया निवास करते हैं वहाँ पर चलाया जा रहा है। अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो दिसंबर 2017 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 2017 तक की बात हो रही है, तो ये थी 19,536.77 मेगावाट, ठीक है। अब 2021 तक कितनी हो गई है? 21,979 मेगावाट थी, ठीक है, मार्च 2021 तक। और दिसंबर 2021 तक हो गई 23,321.40 मेगावाट। तो ये ध्यान रखना है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है ये। दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 2020 तक बतानी है कितनी है, ठीक है। आधे स्थापित विद्युत क्षमता तो ये है 21,836 मेगावाट, ठीक है। और दिसंबर 2021 में कितनी है? 21,321 मेगावाट। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता क्या थी? तो दिसंबर 2021 तक थी 23,321 मेगावाट। तो ये डाटा आपको याद रखना है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। तो कहाँ किया है सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन? तो ये स्टार्ट किया है नागौर जिले के खींवसर के अंदर, ठीक है। तो ये निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा का परियोजना ने बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो नागौर जिले के खींवसर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश की 5 मेगावाट क्षमता की, कितने मेगावाट क्षमता की? 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के पहले चरण में स्थापित 1.67 मेगावाट क्षमता से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। निजी निवेश की द्वितीय सौर ऊर्जा परियोजना मैसर्स पार सोलर की ओर से जोधपुर जिले की ओसिया तहसील के ग्राम धूंधिया में स्थापित की जा रही है, ठीक है। ये दूसरी है। पहली कहाँ स्थापित की गई है? ये है नागौर जिले के अंदर 5 मेगावाट की, दूसरी जोधपुर के ओसिया में। ये है निजी क्षेत्र की। ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? तो सौर ऊर्जा ग्रामीण जो है राजस्थान में अधिक सहायक होगा। तो
ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्याओं को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस है, जबकि दूसरा स्थान किसका है? सौर ऊर्जा का। तो इसमें बायोगैस ऑप्शन में नहीं है, तो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? तो बायोगैस है ग्रामीण जो है क्षेत्र में अधिक सहायक। तो ये है बायोगैस। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय शक्ति है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय शक्ति। कोयला, गैस, नैपता, तेल, तरल ईंधन आदि से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तापीय स्रोत से। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? तो लगभग है 60% अनुपात। तो वर्तमान में राज्य में के कुल ऊर्जा उत्पादन में तापीय ऊर्जा का है 61.02%, जिसमें तापीय है 56.32 और गैस है 4.7%। पवन ऊर्जा का है 20.25%, पन विद्युत का है 10.12%, सौर ऊर्जा का है 4.43% और परमाणु ऊर्जा का है 3.2%, बायोमास का है 0.56%। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में तापीय ऊर्जा का योगदान है। राजस्थान में मथानिया स्थान जो है जोधपुर पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार क्या है? तो ये कौन सी परियोजना है? ठीक है, तो ये है सौर ऊर्जा परियोजना। मथानिया स्थान जो जोधपुर जिले का है वो सौर ऊर्जा पर आधारित परियोजना है। तो ये नेफ्ता से होने वाली नेफ्ता की होने से इसे क्या दिया गया है? मिश्रित ईंधन परियोजना का नाम दिया गया है। और इस सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना में 35 मेगावाट सौर ऊर्जा से और 70 मेगावाट जो है प्राकृतिक गैस से और 35 जो ये है 35 मेगावाट ये विद्युत उत्पादन गैस टरबाइन से निकलने वाली धुआं से किया जाता है। ठीक है, तो 35 मेगावाट तो सौर ऊर्जा से होता है, 70 मेगावाट प्राकृतिक गैस से और 35 मेगावाट होता है विद्युत उत्पादन गैस टरबाइन से निकलने वाली भाप से किया जाता है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर के अंदर। इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मथानिया जोधपुर के अंदर। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? तो ये धौलपुर वाला गैस पर आधारित है। ठीक है, और राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2010 ठीक है राज्य सरकार के द्वारा धौलपुर गैस थर्मल परियोजना में 110 मेगावाट क्षमता की 3 और इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें से 2 गैस आधारित है और 1 है भाप आधारित। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर में है। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? सोलर पार्क की स्थापना तो राजस्थान का प्रथम होगा ही, तो ये बड़ला जोधपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। बड़ला जोधपुर के अंदर सौर ऊर्जा पार्क। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सौर पार्क ठीक है भड़ला, बाप, फलोदी और जिला जोधपुर में विकसित किया गया है। इस पार्क के प्रथम चरण का शिलान्यास हुआ 21 अगस्त 2013 को। भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया है। तो जोधपुर के अंदर 4 चरणों में विकसित किया गया है। फर्स्ट फेज के अंदर 65 मेगावाट का विकास। ठीक है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की एक सहयोगी कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है ये। और दूसरा है भड़ला सोलर पार्क फेज सेकंड, इसमें 680 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। इसके बाद में है भड़ला सोलर पार्क का थर्ड फेज, इसमें 1000 मेगावाट का है ये। IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी JVC मेसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड स्वराज के द्वारा विकसित किया गया है। और फेज चतुर्थ के अंदर 500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड एवं राज्य सरकार की जो है
संयुक्त उपक्रम कंपनी है। भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है भड़ला सोलर पार्क। जोधपुर का भड़ला चरण 4 मतलब 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और कौन से समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है? तो अडानी और राजस्थान सरकार के मध्य है। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया गया है? तो कौन से जिले में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ा सोलर पार्क। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? तो राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा भड़ला फेज सेकंड जो 680 मेगावाट का है ये विकसित किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित कब की गई थी? तो 2011 में घोषित की गई थी सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति, ठीक है। अब लेटेस्ट की बात करें तो वर्तमान में 19 दिसंबर 2019 को पवन सौर ऊर्जा नीति और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 तो घोषित की गई है। तो सबसे पहले घोषित की गई थी 13 अप्रैल 2011 को और लेटेस्ट है 2019 की। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो ये जारी की गई 8 अक्टूबर 2014 को भी जारी की गई। तो पहली बार तो 2011 में, दूसरी बार की गई है 2014 में और तीसरी बार की गई है 2019 में। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? तो 2019 में घोषित की गई सौर ऊर्जा नीति। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो हाइब्रिड वाली कब की गई? 2019 में। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई? तो पवन ऊर्जा नीति की गई 2012 के अंदर तैयार, ठीक है। जून 2015 तक जो है भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 2015 तक भारतीय राज्यों में राजस्थान का स्थान बताना है कौन सा है। तो ये है तीसरा स्थान, ठीक है, पहला स्थान है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में क्या है, राजस्थान का देश में फर्स्ट स्थान है। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए तो ये निभा रही है राजस्थान नवीनीकृत रिन्यूएबल एनर्जी निगम, ठीक है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC, इसकी बात करते हैं तो यह सार्वजनिक निगम है। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास और विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा, ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बात हुई। तो ये क्या करता है, राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए है ये। दूसरा है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा जिसको बोलते हैं, और 21 जनवरी 1985 में इसको स्थापित किया गया। ये संस्था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का क्या करती है, विकास एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एकीकरण करके 9 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया इसको। यह राज्य में पवन, सौर, बायोगैस और बायोमास से विद्युत उत्पादन के लिए प्रयासरत है। अगला है अगस्त 2002 के में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय करके कौन सा विभाग बनाया गया? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड बनाया गया, ठीक है। रेडा और RSPCL को मिलाया गया है, ठीक है। और ये है RRECL किससे मिलकर बना है? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला करके। कब मिलाया गया इनको? 2002 के अंदर। अगला है किस वर्ष में राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 के अंदर और 2002 में मिक्स कर दिया गया था इसका विलय कर दिया गया था RSPCL में। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी बतानी है, कौन सी है? तो ये है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। तो ये गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के लिए तो भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में सही तथ्य बताना है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तो यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम और उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। कौन सी है? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया है? RRECL का गठन किया गया है राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, इन दोनों को मिला दिया गया है और गठन किया गया है किसका? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का। अगला है सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र है ना, ये किन जिलों में है? तो ये है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। तो यहाँ पर है क्या? सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, याद रख लीजिए। तो इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इसे सीज, मतलब इसका पूरा नाम है सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है शक्ति परियोजना, ये स्थित है रामगढ़ में। तो रामगढ़ गैस तापीय परियोजना की बात करें तो जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक गैस पर आधारित इस परियोजना की उत्पादन क्षमता है 71 मेगावाट और यह राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। कौन सी है? रामगढ़ गैस तापीय परियोजना। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित है? तो रावतभाटा के अंदर है परमाणु केंद्र। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। नाभिकीय ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है और इस बिजली घर को कनाडा के सहयोग से बनाया गया था 1965 में। ठीक है, NPCIL के द्वारा संचालित है और बनाया किसने था इसको? कनाडा के सहयोग से बनवाया गया था 1965 में और 16 दिसंबर 1973 में उत्पादन शुरू हुआ था इसमें, 16 दिसंबर 1973 में। देश का दूसरा है ये तारापुर के बाद में और राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी यह देश का प्रथम बिजली घर है। इसकी वर्तमान सृजित क्षमता है 1180 मेगावाट। ठीक है, तो वर्तमान में ये प्रोडक्शन कर रहा है कितना? 1180 मेगावाट। रावतभाटा 6 इकाइयों के साथ देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में और इकाई 7 और 8 का कार्य जो है निर्माणाधीन है इसमें और दोनों इकाई ये होगी, मतलब हर इकाई की क्षमता रहेगी 700 मेगावाट। रावतभाटा परमाणु शक्ति गृह कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह। अगला है 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो कनाडा के सहयोग से की गई थी 1973 में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित हुई थी? राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना तो ये 1973 में। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है? तो ये NPCIL के द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? तो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये है बांसवाड़ा के नापला गांव के अंदर। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनियां हैं? तो एक कंपनी है विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड लिमिटेड। ठीक है, जयपुर को विद्युत के प्रसारण का कार्य सौंपा गया है। यह राज्य में विद्युत ग्रिड स्टेशनों, विद्युत लाइनों और प्रसारण तंत्र के संधारण एवं संचालन का कार्य करता है।
ये विद्युत उत्पादन निगम केंद्रीय साझेदारी परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं से विद्युत क्रय करके तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध करवाता है। राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण के कितने निगमों का मुख्यालय जयपुर के अंदर है? तो 3 का मुख्यालय है जयपुर के अंदर। तो एक तो JVNL का है, एक RVPN का है और एक RVUN का है। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का है और जयपुर विद्युत वितरण निगम का है, जयपुर के अंदर मुख्यालय। अगला है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था? तो 19 जुलाई 2000 को किया गया था। ठीक है। तो राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना के द्वारा राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म्स ट्रांसफर स्कीम 2000 जारी करके राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन करके 5 कंपनियां बनाई। ठीक है। तो जयपुर को 3, अजमेर को 1 और जोधपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है इसका सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन और संधारण करना। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने ज़िले आते हैं? तो ABVNL इसके अंदर आते हैं 11 ज़िले। तो 11 ज़िले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये ज़िले आते हैं ABVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। राणा प्रताप सागर पनग्रह कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर पनग्रह ये स्थित है रावतभाटा के अंदर। और रावतभाटा पड़ता है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? बरसिंहसर ताप परियोजना तो ये बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, बरसिंहसर ताप परियोजना। तो नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का है बरसिंहसर थर्मल पावर बीकानेर में है और इसकी क्षमता है 2 × 125 मेगावाट, मतलब 250 मेगावाट की क्षमता है इसकी। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, बरसिंहसर, बीकानेर। 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? नालको ने स्थापित किया 2014 में दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र, तो ये स्थापित किया है लुधरवा के अंदर और ये पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है। तो 29 जनवरी 2014 को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, इसने राजस्थान के जैसलमेर जिले के लुधरवा में 47.6 मेगावाट क्षमता के अपने दूसरे पवन बिजली संयंत्र को प्रारंभ किया है नालको ने। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बांसवाड़ा के अंदर, माही जल विद्युत परियोजना। तो माही जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर डैम पर स्थापित 2 विद्युत गृहों से 140 मेगावाट विद्युत आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। 140 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो ये है माही परियोजना। ठीक है, ये राज्य के साझे स्वामित्व में है माही परियोजना। अगला है, पावर पैक परियोजना किससे संबंधित है? तो पावर पैक परियोजना है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण करने को लेकर। तो पावर पैक योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज इलाकों को जहां भविष्य में 4 से 5 साल तक विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं हो, वहां सौर ऊर्जा से विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं और पूरे ग्राम को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति योजना तो ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना 1988-89 में प्रारंभ इस योजना में गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े जनजाति एवं पिछड़े परिवारों को एक प्रकाश बिंदु का घरेलू कनेक्शन दिया जाता है। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। तो कवई
किस जिले में स्थित है, तो ये बारा के अंदर स्थित है। ठीक है, पहले जो छबड़ा वाला था ये इसको कवई में लगाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन उसके बाद में शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर, बारा के अंदर। ठीक है, अडानी कंपनी समूह को राज्य सरकार ने कवई में प्रस्तावित सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाने की परियोजना सौंपी है। तो इसके बाद में राज्य सरकार का जो सुपर क्रिटिकल है, ठीक है, सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट है वो छबड़ा में है, और राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप को दे दिया इसके बाद कवई के अंदर। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, तो कवई बारा के अंदर है अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये है बाड़मेर के अंदर। तो गिरल विद्युत परियोजना गिरल तहसील शिव थुम्बली गांव है बाड़मेर में, और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से गिरल के अंदर राज्य का पहला गैसीकरण तकनीक पर आधारित 1000 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है। कितने का है ये? 1000 मेगावाट क्षमता का है गिरल लिग्नाइट। कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित है? नहीं है। तो गिरल भूतापीय ऊर्जा नहीं है। गिरल में क्या है? तो गिरल का मतलब है यहाँ गैसीकरण तकनीक पर आधारित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है गिरल परियोजना किससे संबंधित है? तो गिरल परियोजना संबंधित है ताप विद्युत से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र यानी पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो पावर में नहीं है वो कौन सा है? तो आगूचा नहीं है। ठीक है, छबड़ा है, गिरल है और धौलपुर है। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के स्वामित्व और संचालन के अधीन विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? देखिए, गिरल थर्मल पावर स्टेशन है थुम्बली गांव बाड़मेर में, और जर्मनी के आर्थिक सहयोग से राज्य का लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित है ये। दूसरा है धौलपुर गैस कंबाइंड। यह परियोजना चंबल नदी के किनारे है और धौलपुर में स्थापित की गई है। ये राजस्थान की दूसरी गैस आधारित परियोजना है। तीसरा है छबड़ा संयंत्र, बारा जिले के छबड़ा तहसील के चौकी मोतीपुरा में स्थापित। यह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अगला है निम्न में से राजस्थान में किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो कौन सा पावर स्टेशन है जिसकी अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो यह है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की। तो सूरतगढ़ ठुकराना गांव गंगानगर यह राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता है 2820 मेगावाट। कितनी है? 2820 मेगावाट। इसमें 5 चरणों में कुल 8 इकाइयाँ स्थापित की गई है। इकाई 9 और 10 660 मेगावाट का कार्य जारी है, और इसकी पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन जो है 1 फरवरी 1999 से आरंभ किया है। तो पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन कब से स्टार्ट किया है? 1 फरवरी 1999 से। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन या ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो 99 में प्रारंभ किया, फरवरी 1999 में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? तो ये है सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो ताप विद्युत परियोजना जिसकी प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है तो वो है सूरतगढ़। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र ये स्थित है जैसलमेर के अंदर। तो रामगढ़ गैस तापीय परियोजना की बात करें तो जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर आधारित है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता है 113.5 मेगावाट, और यह राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। तो रामगढ़ गैस तापीय परियोजना है पहली गैस आधारित परियोजना। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है बताना है? तो पवन, सौर और भूतापीय ऊर्जा है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा है, ठीक है, तो धूप से उत्पन्न ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। फिर है पवन ऊर्जा, तेज चलने वाली हवा से उत्पन्न ऊर्जा है पवन ऊर्जा। फिर है बायोगैस, जानवरों के मल मूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा है बायोगैस। फिर है बायोमास, कचरा, सरसों की भूसी और ज्वार भाटे और तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा है। फिर है भूतापीय ऊर्जा, ये पृथ्वी से निकलने वाली गर्म स्रोतों की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारे क्या है, अपरंपरागत स्रोत है। अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके बाद में है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके बाद में बायोमास ऊर्जा भी है और बायोगैस भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ है। तो ये है अंता के अंदर गैस आधारित विद्युत परियोजना। तो अंता गैस राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की है ये, और प्रथम गैस विद्युतीकरण परियोजना है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है और राज्य में अंश है इसका 19.81% और कुल क्षमता है इसकी 419.33 मेगावाट। और ये कहाँ स्थित है, अंता 12 के अंदर। उदय योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देने से। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, उदय योजना का उद्देश्य। तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय, तो ये क्या है, डिस्कॉम्स की जो वित्तीय स्थिति में सुधार करके उनमें पुनरुत्थान के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसको कहते हैं उदय, चलाई जा रही है। सभी साझेदारों की जिम्मेदारियों के अनुबंध के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रत्येक राजस्थान डिस्कॉम के साथ त्रिकोशीय समझौते ज्ञापन पर दिनांक 27 जनवरी 2016 को इसमें हस्ताक्षर किए गए, भारत सरकार, राज्य सरकार और राजस्थान डिस्कॉम के साथ। अगला नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, एक कथन ए है और दूसरा उसका कारण है। आप इन कथनों का परीक्षण करके सही उत्तर को चुनना है। तो ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है और राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है। तो कथन और कारण का बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, दोनों सही है, और आर जो है, सॉरी, दोनों सही है और इसका रीजन भी सही दिया गया है। तो ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अधिक सहायक स्रोत क्या है, बायोगैस। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सोलर सिटी के रूप में संचालित किए जाएंगे। तो कौन से नगर है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए जाएंगे। तो ये है जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इनको जो है सोलर सिटी के रूप में चयनित किया जाएगा। तो सोलर सिटी कार्यक्रम की बात करें तो ये लॉन्च हुआ फरवरी 2008। नगर में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की वृद्धि के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में नगर निगम और नगर पालिकाओं की सहायता करता है ये। नेक्स्ट, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नगर नहीं है भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का, तो ये नहीं है उदयपुर। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह कहाँ स्थित है, सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह, तो ये है छबड़ा में और सूरतगढ़ के अंदर। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो सूरतगढ़ वाला है। अगला है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। तो जल विद्युत परियोजना में कौन से राज्यों के साथ सहभागिता की है। तो भाखड़ा नागल में भी की है, चंबल में भी की है और व्यास परियोजना में भी की है, तो चारों में की है। तो भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो यह है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, और व्यास परियोजना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया।
तो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया गया कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। तो राज्य में पहला जो है उसकी बात करें तो अमर सागर जैसलमेर में इसकी स्थापना हुई थी और 2000 में हुई इसकी स्थापना, 5/4/2000 को। इसके बाद में दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर 2000 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा बीठड़ी जोधपुर के अंदर 2001 में इसकी स्थापना हुई। चौथा जैसलमेर के अंदर 2004 में इसकी स्थापना हुई। पांचवा आकल जैसलमेर के अंदर 2006 में इसकी स्थापना हुई। और छठा है पोहरा जैसलमेर के अंदर, इसकी स्थापना हुई 2010 के अंदर। अगला है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये है प्रतापगढ़ के अंदर देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो यह है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया। दूसरा वायु ऊर्जा प्लांट ये स्थापित किया गया प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। भड़ला सोलर पार्क कहाँ है, तो भड़ला है जोधपुर के अंदर, ठीक है, फलोदी जोधपुर के अंदर है। इसके बाद में अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना ये बालोतरा बाड़मेर की है। पवन ऊर्जा है देवगढ़ प्रतापगढ़ में और सौर ऊर्जा है खींवसर नागौर के अंदर। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत कितना है। विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय तो यह है 14.32%। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना कहाँ स्थित है, तो मेगा सोलर पावर परियोजना ये स्थित है फतेहगढ़ के अंदर, ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित है ये। तो फतेहगढ़ जैसलमेर में फेज 1B 1500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। नई जैव ईंधन विद्युत नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में तो राजस्थान का पहला स्थान है इसमें। तो ये है राजस्थान राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। इसको लागू करने में देश में प्रथम राज्य बना है राजस्थान। और राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी 9 अगस्त 2019 से लागू किए गए हैं, ठीक है। कब से लागू किए गए हैं, 9 अगस्त 2019 से। राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्य पर ध्यान दीजिए। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। तो कौन सा कथन सही है इसमें, पहला और दूसरा इसमें सही है, ठीक है। तो वर्ष 2008 से जालिपा कपूरडी सुपर थर्मल बाड़मेर विद्युत परियोजना जो है लिग्नाइट पर आधारित है और यह निजी विकासक मेसर्स वेस्ट पावर जयपुर के द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा, वेस्ट पावर जयपुर के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पर, कुसुम योजना के तहत। तो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है भालोजी जयपुर के अंदर। तो पीएम कुसुम योजना का क्रियान्वयन की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना स्वीकृत की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुसुम घटक ए भालोजी गांव कोटपुतली जिला जयपुर में। यहाँ राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना के तहत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा का उत्पादन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है। और कुसुम का घटक बी, इसमें क्या है, ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25,000 का लक्ष्य दिया गया है। और इसके बाद में है कुसुम घटक सी, 7.5 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 12,500 का लक्ष्य दिया गया है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका शॉर्ट फॉर्म है कुसुम, इसको स्वीकृत किया गया है
तो ये क्यों किया गया है? किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया गया है इसको। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो 390 मेगावाट का पवन वाला प्लांट जो है, हाइब्रिड प्लांट, पवन सौर हाइब्रिड प्लांट, ये किया है EJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है ये, ठीक है। इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है हाइब्रिड पावर प्लांट, पवन और सौर का, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का मिक्स हाइब्रिड पावर प्लांट जिसको कहते हैं। अगला है माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? तो ये भराव अपेक्षित है 2024 के अंदर, ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ MOU पर साइन किए हैं? तो अक्षय ऊर्जा निगम में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किया है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट और स्थान सुमेलित नहीं है, बताना है। तो ये नोक प्लांट जो है ये जैसलमेर में है, जोधपुर में नहीं है। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है कौन सा? नोक प्लांट जैसलमेर का। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये गुजरेगा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से। तो ध्यान रख लीजिए, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को मिलाने के लिए एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जोधपुर जिलों से। तो कहाँ से गुजरेगा? देखिए, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जोधपुर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर से गुजरेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अगला चैप्टर है परिवहन, सड़क, वायु और रेल। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, 31 मार्च 2022 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2020 की बात हो रही है, सॉरी। तो सड़कों की लंबाई थी 2,69,028.16 किलोमीटर, ये 2020 की है। मार्च 2021 तक की बात करें तो ये बढ़ गई है, ये हो गई है 2,72,959.28 किलोमीटर, ठीक है। 2021 में सड़कों की घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 79.76 किलोमीटर थी। और राष्ट्रीय औसत घनत्व की बात करें तो वो है 161.71 किलोमीटर। ये है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़े, इनके अनुसार है ये, ठीक है। तो सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,72,959.28 किलोमीटर। और घनत्व की बात करें तो ये है 79.76 किलोमीटर। ये है राजस्थान का और ये है इंडिया का। मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व कितना था? तो सड़कों का घनत्व था 78.61 किलोमीटर प्रति, ये 2020 की बात हो रही है। 2021 में बढ़ गया है, कितना हो गया? 79.76 किलोमीटर, पहले था 78.61। 31 मार्च 2017 तक राजस्थान राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2017 का डाटा पूछा है ये। तो तब लंबाई थी 2,26,853.86 किलोमीटर। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो राजस्थान में राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई है 15,621.25 किलोमीटर, ये 2020 का डाटा पूछा है, ठीक है।
तो राजस्थान में राज्य उच्च मार्गों यानी स्टेट हाईवे, इसकी कुल लंबाई है 15,621.25 किलोमीटर और इनकी संख्या है 170। 31 मार्च 2017 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कितनी लंबाई है राजस्थान के अंदर? तो ये है 8202 किलोमीटर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो 31 मार्च 2021 तक बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये है 10,618.09 किलोमीटर। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आरोही क्रम की बात करें तो ये है 3, 114, 79 और 89। छोटे से बड़े की बात कर रहे हैं हम। ये सबसे छोटा है, इसके बाद में ये सबसे बड़ा है। तो राजस्थान में आरोही क्रम की बात करें तो ये देखिए NH 1919 की बात करें तो ये 5 किलोमीटर का है, अलवर से गुजरता है। NH 148B ये भी 5 किलोमीटर का जयपुर से गुजरता है। NH 168A ये 9.30 किलोमीटर का जालौर से जो है गुजरता है। वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का अवरोही क्रम की बात करें तो NH 52 है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है NH 52, ये गुजरता है। इसकी लंबाई है 793.55 किलोमीटर। इसके बाद में NH 11 इसकी है 759.5 किलोमीटर। NH 48 है इसके बाद में। ठीक है, और इसकी लंबाई है कितनी? इसकी लंबाई है 732 किलोमीटर। तो हमको ये पूछा था कि घटते से बढ़ते क्रम आरोही क्रम में, तो 89 सबसे बड़ा और 3 NH 3 सबसे छोटा है दिए गए विकल्पों में। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 71B है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो इसका नंबर है, नया नंबर हो गया 919, तो ये सबसे छोटा है। और अलवर जिला के रेवाड़ी, धारूहेड़ा और पलवल में से ये गुजरता है और कुल लंबाई इसकी 5 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? तो ये कनेक्ट किसको नहीं करता है? तो मानेसर को नहीं करता, रेवाड़ी, अलवर और धारूहेड़ा को करता है। अगला है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इम्पोर्टेंट है, 3 बार आया हुआ है ये। तो RSRTC की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी के अंदर और 1 अक्टूबर 1964 को वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है ये निगम। और राजस्थान में पथ परिवहन के विकास और सुविधाजनक पथ परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये कार्यरत है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है चरे वेती चरे वेती। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? ग्रामीण गौरव पथ योजना, तो ये स्टार्ट हुई 2014-15 के अंदर। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? तो राज्य सड़क नीति इसकी घोषणा की गई थी 1994 के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान में पहली सड़क नीति दिसंबर 1994 में, दूसरी द्वितीय सड़क नीति सितंबर 2013 में लागू की गई थी। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला ये देश का पहला राज्य है। तो राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर सड़क नीति बनी है पहली बार। अगला है निम्न में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार टेस्टिंग जो की गई वो की गई रेवाड़ी हरियाणा से लेके मदार राजस्थान तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? NH 44 की बात करें तो ये निकलता है धौलपुर से, तो ऑप्शन नंबर 2। NH 44 के मार्ग की बात करें तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक है ये। और वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई है 3717.64 किलोमीटर। और राज्य में राजस्थान में इसकी लंबाई है 28 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में? 28 किलोमीटर, जो कि धौलपुर में है।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राजस्थान से होकर गुजरने वाला जो राजमार्ग है वह है NH3। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 11 इसका नया नंबर है क्या? NH21। ठीक है, तो इसका मार्ग है आगरा से लेके जयपुर तक, आगरा, भरतपुर, दौसा और जयपुर, NH11। भारत राजस्थान राज्य में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो NH15 की लंबाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो पूर्व में मतलब ये 2016 का क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 52 है। ठीक है, संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक का है, और सर्वाधिक लंबा जो है 793.55 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? तो व्यस्त की बात करें तो NH8 ये है, और ये NH8 है जो इसका नया नंबर है 48 और 58। तो ये दिल्ली, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, अहमदाबाद और मुंबई NH8 है। यहाँ से दिल्ली से मुंबई को ये कनेक्ट करता है NH8। राष्ट्रीय मार्ग 48 और 58 का संबंध पूर्व में किस राष्ट्रीय मार्ग से था? तो NH8 से थे ये, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो इसका नया नंबर है NH48। ठीक है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर NH48 है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 मतलब NH8 पर स्थित नहीं है? तो पाली नहीं है। जयपुर, अजमेर और ब्यावर NH8 पर है। राष्ट्रीय मार्ग NH संख्या 79, 89 और 8 जहां मिलते हैं वह कौन सा स्थान है? 79, 89 और 8 ये राष्ट्रीय राजमार्ग जहां मिलते हैं वो स्थान है अजमेर। तो सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाला जिला है, पूर्व में अजमेर था और वर्तमान में है जयपुर। ठीक है, और बाड़मेर है 7, बाड़मेर से भी 7 राजमार्ग गुजरते हैं। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, केवल एक ही जिले में सीमित है, वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये है 79A, और मतलब एक ही जिले में प्रारंभ हुआ है और उसी जिले में समाप्त हो जाता है। तो ये कौन कौन से हैं देखिए, NH448 है, अजमेर में स्टार्ट हुआ और अजमेर में समाप्त हो गया। NH911A बीकानेर में, NH968 जैसलमेर में, NH311 झुंझुनू में, NH925 बाड़मेर में, NH156 चित्तौड़गढ़ में, NH148C और 248 ये जयपुर में है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को किससे जोड़ता है? बीकानेर से। तो NH89 जोड़ता है अजमेर को बीकानेर से। ठीक है, तो इसका नया नंबर है 58। ठीक है, NH89 है जो अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। जिले हैं सीकर, नागौर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर इसके अंदर। राष्ट्रीय मार्ग 76 का नवीन नंबर क्या है? 76 का नवीन नंबर है NH27। 76 का क्या है? 27 नंबर है नवीन नंबर। तो NH76 इसका नया नंबर है 27। मार्ग है इसका सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और बारा। तो ये है NH76, नया नाम है 27। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो ये है NH27। ठीक है, सिरोही से स्टार्ट होता है और ये 12 तक आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी हिस्सा है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो ये है NH-76। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रथम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसको कहते हैं NH-48, यह परियोजना राजस्थान के 4 महानगरों में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को 4 या 6 लेन में चौड़ाईकरण से जोड़ती है। यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों से निकलती है। कौन कौन से जिले हैं याद रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 7 जिलों से निकलती है, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का सेकंड भाग प्रथम, तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है NH-27EW। ये परियोजना सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ने के लिए है और यह परियोजना राजस्थान के 7 जिलों से गुजरती है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, कोटा और बारा। तो ये है पूर्व पश्चिम गलियारा। और इसी का एक भाग है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का सेकंड भाग उत्तर दक्षिण गलियारा, ये NH-44 पर है। ये परियोजना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए है, तो NH-44 है ये। और ये परियोजना राजस्थान के धौलपुर से निकलती है। ठीक है, कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जयपुर नहीं है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। अगला है पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो झालावाड़ से नहीं गुजरता है, सिरोही, भीलवाड़ा और कोटा से गुजरता है। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है, तो ये उदयपुर से निकलता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से। निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन इसमें गलत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। बाकी सारे अन्य 3 इसमें सही है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम समन्वित बाल विकास सेवा योजना का हिस्सा है। इंदिरा आवास योजना भारत निर्माण के अंतर्गत आती है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राजस्थान में भी कार्यरत है। इस तरीके से है ये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, PMGSY जिसका शॉर्ट फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देश के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है। कब? 25 दिसंबर 2000 को। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है 2521 किलोमीटर BT। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? सुपर नेशनल हाईवे योजना के में शामिल है राजस्थान के सड़क मार्ग, इसका नाम है एक्सप्रेस वे। तो सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है? एक्सप्रेस वे। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? पहली रेल बस सेवा राजस्थान की, तो ये मेड़ता रोड से लेके मेड़ता सिटी तक ये प्रारंभ की गई थी, जो कि नागौर में है। राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों के द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? एक तो ताकि वे किराए में 30% की छूट प्राप्त करने में सक्षम हो, तो ये आयु है 60 वर्ष। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है 30% रिजर्वेशन, 30% की छूट मिलती है मतलब उनको। तो सभी बसों में मिलती है। ये साधारण हुआ, ग्रामीण बस सेवा, एक्सप्रेस, सेमी डिलक्स, डिलक्स, AC और वोल्वो। इसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 30% की छूट मिलेगी और वरिष्ठ नागरिकों को पहले साधारण और एक्सप्रेस बस में ही ये छूट मिलती थी। राजस्थान में किस शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है? तो इलेक्ट्रिक बसें चलेगी जयपुर के अंदर। ठीक है, तो जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है। बजट 2018-19 के अनुसार मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने किस जिले में
राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा ट्रेनिंग ये खुलेगा, सेंटर ये खुलेगा जयपुर के अंदर। तो ये बजट में घोषणा की गई है वसुंधरा राजे जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से गुजरता है? तो ये गुजरता है NH12। ठीक है, इसकी लंबाई है 706.60 किलोमीटर और ये राजमार्ग चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से निकलता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर कौन से हैं? तो ये है जयपुर, बूंदी और झालावाड़। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस साल में लागू की गई थी? तो मुख्यमंत्री सड़क योजना का जो है लागू हुई थी वो कब हुई थी? 2005 के अंदर। 7 अक्टूबर 2005 को ये शुरू हुई और इस योजना में राज्य में प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर है RJ01C9909 है तो किस जिले से पंजीकृत है वो? तो वह है अजमेर का। तो RJ01 जो कोड है वो है अजमेर का। अलवर का है RJ02, बांसवाड़ा का है 03 और बूंदी का है 08। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम जो है सम्मिलित है? तो सड़क विकास का जो कार्यक्रम सम्मिलित है वो है पर्यटक व ग्रामीण स्थलों को सड़कों से जोड़ना। ठीक है, राजस्थान रोड विजन 2025 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है, कौन कौन से हैं देखिए। तो ये है ग्रामीण संपर्क सड़कों और सड़क तंत्र के रखरखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। एक्सप्रेसवे के लिए 7 मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र के विस्तार के लिए 15 मार्ग और 17 शहर के लिए रिंग रोड चिन्हित किए गए हैं। साथ ही धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1000 किलोमीटर नई सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है और सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना प्रस्तावित है। कितने लेन का बनाना प्रस्तावित है? 2 लेन का। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? तो सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है राजस्थान रोड विजन 2025। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, राजस्थान रोड विजन 2025। राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो राजस्थान राज्य कौन सी श्रेणी में आता है? तो ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर है सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य। तो राजस्थान का नंबर कौन सा है? चौथा नंबर है, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आंसर गलत, ऑप्शन गलत है, इसमें चौथा है। इसमें संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, कौन से संस्थान के साथ किया है? तो ये किया है IIT मद्रास के साथ। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम ये लागू हुआ 2004 के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की जो है पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के संबंध में सही कथन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर जो है गंधर्व भास्कर खंड पर किया गया है। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई 31 जुलाई 2015 को। इसके अंतर्गत पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार करके त्वरित आवाजाही में वृद्धि करना है इसका उद्देश्य भारतमाला परियोजना का। तो भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो परिवहन से है भारतमाला परियोजना का संबंध। कौन से स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो जालौर में नहीं है। देखिए, हवाई अड्डे प्रमुख सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर के सांगानेर में, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है डबोक उदयपुर के अंदर, कोटा हवाई अड्डा है कोटा में, रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर के अंदर, किशनगढ़ हवाई अड्डा है अजमेर में,
और सैन्य हवाई अड्डों की बात करें तो नाल हवाई अड्डा है बीकानेर में, उत्तर तलाई वायुसेना हवाई अड्डा है बाड़मेर में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा है सूरतगढ़ में, जैसलमेर हवाई अड्डा है जैसलमेर में। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये है जोधपुर के अंदर। अगला है हवाई अड्डा और शहर में सही सम्मिलित नहीं है, बताना है। राणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, सही है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, सही है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है नाल। डबोक कहाँ है, तो उदयपुर में है डबोक। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये है बाड़मेर के अंदर, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट। सांगानेर एयरपोर्ट की बात करें तो इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा सांगानेर हवाई अड्डे को जो है 29 सितंबर 2005, अब 2005 ऑप्शन में नहीं है, 2005 में दिया गया था इसको। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इसको दर्जा देने की संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। वह राज्य का पहला एवं देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये राज्य का तो पहला है सांगानेर हवाई अड्डा, और देश का है 14वां, जो विमान विकास प्राधिकरण के अधीन है। और सांगानेर हवाई अड्डे से शारजाह, दुबई, मस्कट और सिंगापुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध है। कहाँ कहाँ के लिए, शारजाह, दुबई, मस्कट और सिंगापुर। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था, तो अक्टूबर 2017 में किया गया था किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन। तो 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर के बाद हवाई सेवा से जुड़ने वाला यह 7वां शहर बन गया है। ठीक है, किशनगढ़। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, यह है मानसी वाकल सुरंग। तो मानसी वाकल बांध से टनल के इनलेट तक एमओयू के तहत कार्य हिंदुस्तान जिंक द्वारा ही करवाया गया है। लगभग 4.6 किलोमीटर लंबी ये सुरंग देश की सबसे बड़ी जल सुरंग है। देश की, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी सुरंग मानसी वाकल सुरंग। यह सुरंग 7 जून 2006 को आर पार हुई और इसमें उदयपुर को 24 मिलियन लीटर मतलब 70% पेयजल और शेष 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा इसमें। अरावली की पहाड़ियों में यह दूसरी सुरंग है। इससे उदयपुर शहर की जलापूर्ति की जाएगी। इससे पहले 1973 में देवास परियोजना में 2.1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। ठीक है, और ये इस सुरंग की लंबाई कितनी है, 4.6 किलोमीटर। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को किस वर्ष खोला गया था, प्रथम रेल मार्ग को, तो ये खोला गया था 1874 के अंदर। तो प्रथम रेल की शुरुआत हुई थी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई के बीच, और ये हुई थी अप्रैल 1874 में। तो 1874 में आगरा किला और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी, तो बांदीकुई था, दौसा का, उसके बीच में चलती थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब किया गया, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन किया गया 2002 के अंदर। तो राजस्थान में 14 जून 2002 को स्थापित, 1 अक्टूबर 2002 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ। और उत्तर पश्चिम जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर। अगला है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है ये। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे में आता है राजस्थान का जो है जोन। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी, ठीक है। डूंगरपुर से जो शुरू होने वाली है रेलवे लाइन, ये जोड़ देगी रतलाम से। तो 3 जून 2011 को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन का शिलान्यास किया। ध्यातव्य है कि बांसवाड़ा पहली बार रेल लाइन से जुड़ने जा रहा है। राज्य में प्रतापगढ़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ कोई रेल मार्ग नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, तो ये बांसवाड़ा में नहीं है। 2019 की क्वेश्चन है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में पहला स्टेशन कहाँ पर है, तो ये है मुनाबाव के अंदर।
ठीक है। तो भारत का स्टेशन है मुनाबाव और पाकिस्तान का स्टेशन है खोखरापार। इनके मध्य रेल सेवा जो है थार एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। खोखरापार से मीरपुर खास 131 किलोमीटर है जो इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा। और जोधपुर रियासत के महाराजा ने बाड़मेर से सादीपल्ली तक का रेल मार्ग बनवाया था। किसने? जोधपुर रियासत के महाराजा ने। मुनाबाव होकर पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन का नाम बताइए। तो ये है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से कहाँ तक चलती है? तो खोखरापार तक चलती है। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में है? तो नैरो गेज स्थित है धौलपुर के अंदर। ठीक है। ये लाइन धौलपुर से आगरा के तांतपुर तक और दूसरी धौलपुर से सर मथुरा तक है। और इसे 1908 में धौलपुर के राजा थे राम सिंह के काल में प्रारंभ किया गया था इसको। अगला है जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब स्टार्ट हुई थी? तो जयपुर में मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट हुई 2015 के अंदर। ठीक है। तो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का पंजीकरण दिनांक है 1 जनवरी 2010 और कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका पंजीकरण किया गया। जयपुर शहर में मेट्रो रेलवेज एक्ट 14 जनवरी 2011 से लागू कर दिया गया। तो ये मेट्रो रेलवेज एक्ट हुआ लागू। और जयपुर मेट्रो प्रथम चरण ए का संचालन मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक 9.25 किलोमीटर 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया था। कब से? 15 से। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया और प्रथम चरण के तहत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चलाने हेतु कार्य पूर्ण हो चुका है। उस टाइम की बात है। पहला और जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त, ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किसके द्वारा सहायता प्राप्त है? एशियन विकास बैंक के द्वारा। मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो जयपुर है मेट्रो नेटवर्क वाला। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण एडीबी के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2। अगला है जयपुर मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलती है? मानसरोवर से लेकर चांदपोल के बीच में चलती है जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है मेट्रो प्रणाली? तो 6वीं है जयपुर मेट्रो प्रणाली। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, ये है उदयपुर के अंदर। तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, ये उदयपुर में है, ध्यान रखना। इसका शिलान्यास किया गया महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को और ये जो ट्रेनिंग सेंटर है 9 अक्टूबर 1965 को स्थापित किया गया। ये पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों और विदेशी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर के ट्रेनिंग स्कूल में। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 2020 तक का डाटा पूछ रहा है तो 5998 किलोमीटर। ठीक है। तो ये है 8.8% है पूरे टोटल जो भारत के रेल मार्गों की लंबाई है उसका। तो टोटल है 67,956 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क, इसमें से 5998 राजस्थान में है और ये है 8.83%। ये मार्च 2020 के आंकड़े हैं। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान राज्य का हिस्सा कितना था? तो ये था 8.83%। तो थैंक यू फ्रेंड्स।